और अपनी बात कहते हुए यहां रुकते नहीं हैं, बल्कि वो ऐलान करते हैं कि जो आतंकवादी भारत पर हमला कर रहे हैं उन्हें मदद करने का ये वक्त है। हम उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं और सेना प्रमुख ऐलान कर रहे हैं कि अब कश्मीर को लेकर हमारी नीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और 5वें दिन पहलगाम में जिस तर्ज पर हमला होता है वो संकेत नहीं बल्कि खुला ऐलान है कि भारत को अब किन परिस्थितियों का सामना करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो महत्वपूर्ण स्थिति है शायद दुनिया के कई देशों को यह रास आ नहीं रही हो। मुझे लगता है आज शुरुआत पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का उस भाषण का वो हिस्सा सुनिए। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत हमेशा से उस आतंकवाद से प्रभावित रहा जो आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लिए हुए है। इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कोई राज्य अपनी जमीन पर अगर आतंकवादियों को पनाह दिए हुए है और वो आतंकवादी किसी दूसरे देश पर हमला करते हैं और उन्हें पनाह उसके बावजूद भी मिली रहती है, तो यह माना जाता है कि दरअसल वो स्टेट आतंकवादियों के पीछे खड़ा है। लेकिन मौजूदा वक्त शायद बिल्कुल अलग है। मौजूदा वक्त भारत के लिए शायद मुश्किल भरा है, और शायद इसीलिए इस वक्त भारत को बड़े निर्णय लेने ही होंगे। सवाल अगर ट्रेड वार का है तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान अब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के आश्रय बिल्कुल नहीं खड़ा है। अब स्टेट ही टेररिज्म के साथ इस रूप में खड़ा हो गया जहां पर स्टेट की पॉलिसी टेररिज्म के आश्रय चलती हुई दिखाई देने लगे। यानी किसी राज्य का आतंकवाद में तब्दील हो जाना क्या मुश्किल दौर होता है? शायद पहलगाम में जो हुआ है वह इसके संकेत खुले तौर पर देते हैं कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी संगठनों को पनाह देकर भारत में और वह भी कश्मीर में हमला करने की जो पुरानी परिस्थिति थी, अब उसे पॉलिसीगत तरीके से पाकिस्तान ने शह दे दी है। और इसका जिक्र किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया बल्कि नए नवेले बने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इस बात का ऐलान 5 दिनों पहले ही किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दरअसल कश्मीर हमारे गले की वह नस है जिस नस से जो खून सिर में जाता है, चेहरे पर आता है, हार्ट पर जाता है, यानी पूरे शरीर की धमनियों में दौड़ता हुआ खून जिस धमनी के आश्रय चलता है, कश्मीर हमारे लिए वो है। और अपनी बात कहते हुए यहां रुकते नहीं हैं, बल्कि वो ऐलान करते हैं कि जो आतंकवादी भारत पर हमला कर रहे हैं उन्हें मदद करने का ये वक्त है। यानी ये सवाल कल दूर की गोटी थी कि क्या वाकई पाकिस्तानी सेना आतंकवाद को पनाह दिए हुए है और उनके पीछे खड़ी है। यह सवाल कल तक पुराना हो चला है। अब कि कल तक यह बात होती थी कि कुछ कश्मीरी, कुछ मुजाहिदीन, कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी। अब नया सवाल यह है, अगर प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं और सेना प्रमुख ऐलान कर रहे हैं कि अब कश्मीर को लेकर हमारी नीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और 5वें दिन पहलगाम में जिस तर्ज पर हमला होता है वो संकेत नहीं बल्कि खुला ऐलान है कि भारत को अब किन परिस्थितियों का सामना करना है। और शायद इसीलिए भारत को आर्थिक तौर पर डिस्टर्ब करना और भारत के साथ एक सामरिक युद्ध की परिस्थितियों को खोलना, यह पहलगाम हमले का पहला संदेश है। और यह संदेश इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि चंद घंटों के बाद जो कश्मीर रेसिस्टेंस नाम का संगठन है वो जब एक पर्चा जारी करता है और पर्चे के जरिए यह बताता है कि दरअसल क्या कुछ कश्मीर में हो रहा है और उन्हीं बातों का जिक्र पाकिस्तान की सरकार करती है, वहां के सेना प्रमुख करते हैं, तब यह बात छुपी हुई नहीं रहती है कि इस दौर में पाकिस्तान स्टेट जिसकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां नाजुक हो चुकी है, एक फेल्योर स्टेट के तौर पर वो खड़ा है। और वहां के सेना प्रमुख अपने भाषण के जरिए वहां की सत्ता को भी चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको खड़े होना होगा। क्योंकि जिस अमेरिका ने गाजा को लेकर जो कुछ किया और जो फिलिस्तीन को लेकर जो किया, पाकिस्तान खुले तौर पर कश्मीर, गाजा और फिलिस्तीन का जिक्र भी करता है। यानी संदेश बहुत साफ है। दुनिया के भीतर नए गठबंधन जो व्यापार के जरिए बन रहे हैं और अर्थनीति को
दुनिया के मानचित्र पर एक ताकतवर देश के तौर पर भारत खड़ा हो रहा है तो उसे कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और इसीलिए पहलगाम की परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल भारत अभी तक जो प्रयास कर रहा है वो आधे अधूरे मन से कर रहा है, क्योंकि जो 3 प्रयास किए गए उसके बावजूद भी आतंकवाद और कश्मीर के हालात क्या बदले नहीं हैं। यह संदेश साफ है। यह संदेश इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटबंदी के साथ टेररिज्म के खात्मे का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। और तीसरी परिस्थिति आर्टिकल 370 को लेकर आई, जो कश्मीर में खत्म की गई, और उसी दौर में कश्मीर रेसिस्टेंट फोरम एक तैयार होता है जिसके भीतर अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए आतंकवादी शामिल होते हैं। उसमें लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए आतंकवादी भी संगठन में शामिल होते हैं और उनकी तादाद चूंकि ज्यादा, इसीलिए इस रेसिस्टेंट फोरम को लश्कर ए तोयबा का एक विंग माना जाता है, जिसने जिम्मेदारी 1 घंटा नहीं बीता और उसने तुरंत जिम्मेदारी ले डाली। और इस दौर में क्या वाकई जिन बातों का जिक्र जिस तर्ज पर हो रहा है देश के भीतर, वो ये बताने के लिए काफी है कि हमें नए सिरे से भारत को और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और आतंकवाद को और पाकिस्तान को भी नए सिरे से समझना होगा। हमें जहां वो कश्मीर को लेकर खुल्लम खुल्ला ये कहने से कतरा नहीं रहे हैं, जो कश्मीर में आतंकवादी हैं या जो वहां पर हिंसा करते हैं उनके साथ वो खुद खड़े हैं, और ये एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर है। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बिल्कुल मिला हुआ है, पीओके, और दूसरी तरफ कश्मीर का हिस्सा है यानी जम्मू कश्मीर का। और यहां पर यह सवाल खड़ा होता है, क्या इस दौर में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और पाकिस्तान को जिस तौर पर वो या टेररिज्म को जिस तौर पर देख रहा था और इससे पहले जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए गए, क्या वो कारगर इसलिए साबित नहीं हुए जिस वजह से भारत की सेना के भीतर एक बड़ी परिस्थिति नियुक्तियों को लेकर बनी। और जो इन तमाम सवालों से जुड़कर आखिरी सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, शायद उसमें हर किसी की भूमिका है। वो भूमिका इस देश के मीडिया की भी है, इस देश के भीतर के उस समाज की भी है जो बहुत ही एग्रेसिव वे में खड़ा होकर जिन नारों को लगाएगा और सरकार को चिताएगा, तो सरकार को यह बताना होगा कि सरकार का रास्ता क्यों सही है। और सरकार बहुत सारे काम खामोशी से करती है, ढोल पीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैसेज दुनिया के सामने खुद ब खुद आएगा और आना भी चाहिए। वह कहीं पॉलिटिक्स और कहीं वोट बैंक का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर सत्ता को सचेत तो होना ही होगा, क्योंकि पुलवामा में यह गलती हुई थी। चुनाव के वक्त वोट मांगे गए थे। सवाल इस देश की सुरक्षा का है, संप्रभुता का है, राष्ट्रीयता का है। इस देश के नागरिकों को बराबर के अधिकार तले अपनी रक्षा सुरक्षा की मांग सत्ता से करनी होगी और सत्ता को उन्हें देनी होगी। यह भरोसा जगाना ही होगा, इसके अलावे कोई विकल्प बचता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।